नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद द पाव पे। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 1 की सीरीज़ हमने शुरू करी है, जिसमें हम लघुत्तरीय प्रश्न कर रहे थे, जो कि हम पिछली वीडियो में यहाँ तक कर चुके हैं। पेज नंबर 91 से हमें शुरू करना था, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, बाल श्रमिकों की समस्याएँ बताइए। तो इसका उत्तर है, बाल श्रम अपने आप में एक सामाजिक समस्या है, फिर भी यहाँ तक उसने उनसे जुड़ी समस्याओं का सवाल है, उसे निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य समस्या, शिक्षा समस्या, आर्थिक समस्या, भावनात्मक व मानसिक शोषण, स्व की कमी, अपराधी व्यवहार, व्यक्तिक विघटन, सामाजिक विघटन। अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा क्या है? यह किस प्रकार बालकों के विकास में सहायक है? तो जो कि 2023, 21 और 19 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर है, सरकार की इसी कड़ी में एक बड़ी पहल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 है, जो इससे पूर्व संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कर लिए जाने को कार्य रूप प्रदान किए जाने से संबंधित है। इस अधिनियम में के माध्यम से सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही भारत के 6 से 14 वर्ष तक आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के दायरे में लाया गया है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम किस प्रकार निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। जो कि 2016 और 19 में पूछा गया है। तो इसका उत्तर है, बचपन छीनता बाल श्रम निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक। बाल्यावस्था है जीवन का आधार, शिक्षा व देख रेख है उसका अधिकार। जिस प्रकार सूर्योदय होते ही लालिमा छाने लगती है एवं आभास हो जाता है कि दिन कैसा निकलेगा, उसी प्रकार शिशु यह दिशा दिखाता है वह कैसा नागरिक बनेगा। अच्छा या बुरा नागरिक बनाना बालक के प्रथम 5 या 6 वर्ष पर निर्भर करता है। प्रथम 5 या 6 वर्ष उसके जीवन का अत्यधिक संवेदनशील व महत्वपूर्ण समय होता है, जिसके आधार पर उसका संपूर्ण जीवन निर्भर करता है, क्योंकि मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक आदि सभी विकास इस उम्र में तेजी से होते हैं, जिनसे बालक की रचना में गहरे अपरिवर्तनशील प्रभाव तेजी से पड़ते हैं। बालक बचपन में गीली मिट्टी के तुल्य होता है। माता पिता, शिक्षक उसे जिस रूप में ढालना चाहें वह उसी रूप में ढल जाता है, किंतु दुख की बात है कि उपयुक्त अवसर सभी बालकों को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। जो बालक निर्धन परिवार में जन्म लेते हैं, उन्हें अपनी प्रतिभा तथा योग्यता को विकसित करने का अवसर नहीं मिलता और उनके माता पिता या परिवार के सदस्य विद्यालय भेजने से पूर्व ही श्रमिक बना देते हैं। इसका कारण उनके परिवार की गरीबी तथा मजबूरी होती है, जबकि ऐसा सभी बालकों को अन्य बालकों की भांति शिक्षा के अधिकार प्राप्त हैं तथा वे निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा तथा विद्यालय में मध्याह्न भोजन निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। जो कि 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखते हैं। जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा है। जनसंख्या शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बनी है, जनसंख्या और शिक्षा। अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा को समझने के लिए इसके परिभाषाएं को समझना आवश्यक है, जो निम्नलिखित हैं। जैसे राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जनसांख्यिकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। यूनेस्को के अनुसार जनसंख्या शिक्षा को संख्यात्मक पहलू के रूप में या अधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं के निबंध के रूप में ही नहीं जानना चाहिए। इससे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष तथा मानव स्रोत विकास के संबंध में जानना चाहिए। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य बताइए। जो कि 2016 में आया वो प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखते हैं। आर्थिक प्रगति और स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान तथा भावी गुणवत्ता के लिए जनसंख्या की विशेषताओं में के महत्व की अनुभूति करना। छोटे परिवार को, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की अधिक संभावना रहती है, प्रशंसात्मक दृष्टि से देखना। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा की समस्याएं लिखिए। तो इसका उत्तर है, जनसंख्या शिक्षा के से संबंधित प्रमुख समस्याएं निम्न हैं। जनसंख्या शिक्षा के प्रत्येक से संबंधित भ्रांतियाँ। जनसंख्या शिक्षा परिवार नियोजन की समानार्थक नहीं है और न यह यौन शिक्षा ही है। यह जन्म निरोध की शिक्षा भी नहीं है। छोटे परिवार के बारे में उपयुक्त अभिवृत्तियों की कमी। अनेक लोग बड़े परिवारों को उपयोगी मानते हैं। वे बच्चों को भगवान की देन समझते हैं। अनेक बार एक पुत्र की कामना में माता पिता अपने परिवार को बढ़ाते चले जाते हैं। अध्यापकों की कमी। आजकल अध्यापकों को भी जनसंख्या शिक्षा का सम्यक ज्ञान नहीं है। अध्यापकों को अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती। जनसंख्या शिक्षा की पाठ्यवस्तु। जनसंख्या शिक्षा की विषय वस्तु जनसंख्या वृद्धि की स्थिति, जनसंख्या वृद्धि व आर्थिक विकास में संबंध, अधिक संतानोत्पत्ति व माता का स्वास्थ्य, जनसंख्या व प्रति व्यक्ति आय में से संबंध, पौष्टिक भोजन की उपलब्धता व जनसंख्या, परिवार की सीमा व मनुष्य का विवेक, सीमित परिवार की आवश्यकता आदि प्रकरण शामिल किए जा सकते हैं।
जनसंख्या शिक्षा संबंधी शोध कार्यों की कमी। भारत में जनसंख्या संबंधी शोध कार्य बहुत प्रारंभिक अवस्था में है। जनसंख्या वृद्धि के कारणों व प्रभावों के बारे में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जातिवाद को समाप्त करने के सुझाव दीजिए। आज हम 21वीं सदी में प्रवेश कर गए हैं। ऐसी स्थिति में जातिवाद की मानसिकता से निकलकर सामाजिक सौहार्द के वातावरण में सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जातिवाद से पूर्णतः मुक्ति लेना ही आज समीचीन प्रतीत होता है। आधुनिक समाज की मांग भी यही है। अस्तु इसे समाप्त करने की दिशा में निम्नलिखित उचित प्रयास अतः आवश्यक है। जाति विरोध शिक्षा, अंतर्विवाह के साथ साथ अंतर्जातीय विवाह का समर्थन, जाति बोधक नामों का बहिष्करण, जातीय श्रेणीबद्धता को समाप्त करना, जातीय संगठनों को हतोत्साहित करना, नए प्रकार के सामाजिक व सांस्कृतिक संगठन, आर्थिक और सांस्कृतिक समानता, राजनीतिक जातिवाद पर रोक, प्रभावशाली व्यवहारिक कानून, जाति विहीन जनमत का निर्माण एवं राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करने की आवश्यकता। अगला प्रश्न है, जातिवाद एक जटिल सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्या है। इस कथन को सिद्ध कीजिए। 2019, भारत में जातियाँ एवं उपजातियाँ इतनी हैं कि उनकी गिनती कर पाना असंभव है। इन जातियों में परस्पर ऊंच नीच तथा छोटे बड़े की भावना भी होती है, जिसके कारण यह एक दूसरे से मिलना जुलना या व्यवहार का आदान प्रदान करना उचित नहीं समझते हैं, और यही भावना उपद्रव को जन्म देती है। एकता का विकास तभी हो सकता है जब राष्ट्र के सभी निवासी अपने को एक दूसरे के समान समझें, उनमें ऊंच नीच की भावना न हो। एक जाति के मनुष्य अपनी ही जाति के सदस्यों की उन्नति की कामना करते हैं। वे केवल अपनी जाति के सदस्यों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। जाति के आधार पर ही चुनाव लड़े जाते हैं। जिस जाति का बहुमत होता है उसी जाति का व्यक्ति चुना जाता है। इस प्रकार चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति जातिगत बंधनों से बंधा रहता है। ऐसी परिस्थिति राष्ट्रीय एकता में बाधक होती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण में विद्यालय की 2 मुख्य भूमिका बताइए। और एक और प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण रोकने के उपाय सुझाइए, जो कि 2023 में पूछे गए हैं दोनों प्रश्न। तो इसका उत्तर है, छात्रों को जागरूक बनाने में विद्यालय एवं शिक्षक के कार्य। वायुमंडल में प्रदूषक तत्वों की ऊंचाइयों पर फेंकना चाहिए। चिमनियों में सांद्रता संप्राकृति होती है। जितनी ऊंची चिमनी होगी, वायु प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव उतना ही कम होगा। इस तथ्य का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। घरों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। सरकार द्वारा वायु प्रदूषण के निस्सारण को उत्तम साधनों द्वारा रोकने का प्रयास करना चाहिए। वायरस प्रत्येक वृक्ष व जंतु में विद्यमान रहते हैं। मूत्र विसर्जन की क्रिया द्वारा ये जल को प्रदूषित करते हैं, यह ज्ञान प्रदान करना चाहिए। कुएं, पोखर, तालाबों, नदी नालों का जल वायरस द्वारा तथा उद्योगों इत्यादि द्वारा निस्तारित होने से प्रदूषित हो जाता है। इस बात पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रदूषण पैदा करने वाले रोग कारक वायरस का ज्ञान प्रदान करना। पेस्टिसाइड्स तथा बायोसाइड्स के कारण जल में प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके कारण जलीय प्राणी मर जाते हैं। एस्बेस्टॉस प्रदूषण से फेफड़ों, उदर तथा दांतों का कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। भूमिगत जल यद्यपि स्वच्छ माना जाता है, पर उर्वरक तथा कीटनाशक दवाओं के कारण यह भी दूषित हो जा रहा है। जल प्रदूषण द्वारा फैलने वाली रोगों का ज्ञान कराना। हरित व स्वच्छ समाज के लिए पर्यावरण तथा बालकों का प्रारंभिक स्तर से प्रदान करनी चाहिए। मल विसर्जन या उद्योगों से निष्क्रित पदार्थों के लिए वैज्ञानिक साधन अपनाने चाहिए। पर्यावरण शिक्षा का ज्ञान प्रदान करने के लिए सर्वेक्षण पद्धति तथा भ्रमण पद्धति को भी अपनाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण से फैलने वाली या उत्पन्न होने वाली बीमारियों का ज्ञान प्रदान करना, जैसे रक्तचाप, श्वसन गति में उतार चढ़ाव, रुधिर संचरण में परिवर्तन तथा शारीरिक व मानसिक तनाव। 120 डेसिबल से अधिक शोर से निस्टेमस रोग हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं। दूसरों के द्वारा धूम्रपान किए जाने से भी न पीने वालों को पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। हरित व स्वच्छ समाज की स्थापना में बाधक तत्व। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, नए नए वैज्ञानिक आविष्कार, पेट्रोल डीजल वाहनों का निरंतर बढ़ता उपयोग, वनों का निरंतर कटान, नदियों एवं रासायनिक उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों का विलय, मलमूत्र का नदियों में प्रवाह, परमाणु बस विस्फोट, रेडियोधर्मी पदार्थों के फैलाव। मृदा अपरदन को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रमुख उपयोगों को बताइए, जो कि 2020 में आया वो प्रश्न है। तो इसका उत्तर देख लें। मृदा के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने अथवा मूल स्थान से हट जाने को मृदा अपरदन कहते हैं। यह तेज आंधी, तूफान एवं वर्षा के जल द्वारा होता है। अपरदन को रोकने के उपाय निम्न हैं। अधिक वन लगाए जाएं और उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। नदियों के आसपास की भूमि की सुरक्षा करनी चाहिए। मरुस्थलों में अधिक पेड़ लगाने चाहिए। कृषि क्षेत्र में फालतू पानी के निकास के लिए नालियां बना लेनी चाहिए। हवा से भूमि कटाव रोकने के लिए हरी खाद या कंपोस्ट खाद डाली जाए। पेड़ों की पत्तियां लगाकर सिंचाई की जाए। पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए।
वह कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें उपयोग हेतु जल की प्राप्ति होती है। जल के प्रमुख स्रोत के संदर्भ में विचार करने पर अधोलिखित बिंदुओं से स्पष्ट हो जाता है कि जल मानव को रूपों में प्राप्त होता है। नदियों से प्राप्त होता है, सागरीय भाग से प्राप्त जल, झीलों एवं तालाबों से प्राप्त जल, कुओं से प्राप्त जल, हैंडपंप व पंप सेट से प्राप्त जल। वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य बताइए। तो वर्षा जल संग्रहण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। जल की निरंतर मांग को पूरा करना, नालियों को रोकने वाली सतही जल प्रवाह को कम करना, सड़कों पर जल फैलाव को रोकना, भूमिगत जल में वृद्धि करना तथा जल स्तर को ऊंचा उठाना, भौम जल प्रदूषण को रोकना, भौम जल की गुणवत्ता को सुधारना, मृदा अपरदन को कम करना, ग्रीष्म ऋतु और सूखे के समय जल की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करना। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, और जो कि 2023 में आया हुआ है, और 22 में एक सवाल है, जल संचयन एवं संरक्षण की आवश्यकता पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर है जल संचयन एवं संरक्षण की आवश्यकता। भूमि की भांति जल भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। वर्षा के जल का कुछ भाग वाष्प बनकर पुनः वायुमंडल में विलीन हो जाता है। कुछ जल भूमि सोख लेती है, जिसे भूमिगत जल या अधोभौमिक जल कहते हैं, तथा शेष जल ढालू सतह से बहना आरंभ कर देता है, जिसे बहता हुआ जल नदी या सरिता कहते हैं। ऊंचाई वाले भागों में वर्षा हिम के रूप में होती है। खिसकती हुई हिम को हिमानी या हिम नदी कहते हैं। इस प्रकार भूपृष्ठ के नीचे तथा ऊपर मिलने वाले समस्त जल भंडारों को जल संसाधन कहा जाता है। भारत में जल का प्रमुख प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई द्वारा देश में न केवल कृषि में वृद्धि हुई है, बल्कि भूमि की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। इस प्रकार खाद्यान्न के उत्पादन में भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए भी विशाल मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या है, जो कि 2019 में आया हुआ प्रश्न है। जल संचयन से तात्पर्य जल के संसाधनों पर नियंत्रण रखना है तथा उनका विकास करना है। यह संरक्षण सतही तथा भूमि के अंदर के दोनों ही प्रकार के जल से होता है तथा जल के प्रदूषण पर नियंत्रण रखे और अधिक से अधिक वर्षा जल का संचयन करें। अगला प्रश्न, जल प्रदूषण को दूर करने के उपाय बताइए, जो कि 2019 में आया हुआ प्रश्न है। शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाला हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। नदी तथा तालाबों में पशुओं को नहलाते तथा वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। नदियों में मृत पशुओं के बहाने पर रोक लगा देनी चाहिए। नदियों में मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से हैं? परंपरागत संसाधनों के अंतर्गत लकड़ी, उपले, कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा जल विद्युत व ताप विद्युत सम्मिलित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन से हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, भूमंडलीय ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, विभिन्न अध्ययनों द्वारा प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ज्ञात होता है कि पिछली सदी के दौरान धरती का औसत तापमान आधा डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। तापमान वृद्धि की दर वर्तमान दर के अनुसार वर्ष 2021 में तक विश्व का तापमान विनाशक स्थिति तक बढ़ सकता है। स्पष्ट है कि आगामी कुछ दशकों में हमें तापमान वृद्धि तथा ओजोन परत क्षरण दोनों भयावह समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन किसे कहते हैं, जो कि 2022 और 15 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखते हैं, जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न के में ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को कहते हैं। सामान्यतः इन बदलावों का अध्ययन पृथ्वी के इतिहास को दीर्घ अवधियों में बांट कर किया जाता है। जलवायु की दशाओं में यह बदलाव प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव के क्रियाकलापों का परिणाम भी। ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक तापमान को मनुष्य की क्रियाओं का परिणाम माना जा रहा है, जो औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्य द्वारा उद्योगों से निःसृत कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों के वायुमंडल में अधिक मात्रा में बढ़ जाने का परिणाम है। जलवायु परिवर्तन के खतरे के बारे में वैज्ञानिक लगातार आगाह करते आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, वैश्विक तापमान से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में समझाइए, जो कि 2022 में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर देखते हैं, ओजोन के रूप के कारण सौर्य के विकिरण पराबैंगनी किरणों का परिणामतः अवशोषण नहीं होगा। फलतः ये किरणें भूतल तक पर पहुंचकर तापमान में बढ़ोतरी करेंगी, जिससे प्रादेशिक व विश्व स्तर पर व्यापक परिवर्तन होंगे। अगला है प्रश्न, भूमंडलीकरण के उद्देश्य बताइए। तो उसका उत्तर है, आज के युग में मानव के विकास एवं उच्च जीवन स्तर के लिए भूमंडलीकरण का क्षेत्र अधिक व्यापक हो गया है। भूमंडलीकरण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं: आर्थिक समानता, विकास के लिए नवीन साझेदारी, गरीबी उन्मूलन, उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण की सीमितता, संतुलित विकास, विश्व बंधुत्व की भावना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। उपरोक्त उद्देश्य से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भूमंडलीकरण के उद्देश्य सार्वभौमिक एवं सर्वव्यापक हैं। अगला प्रश्न, लैंगिक समानता से क्या अभिप्राय है? शिक्षा द्वारा लैंगिक समानता के प्रति समझ
किस प्रकार विकसित किया जा सकता है, जो कि 2019 में आया वो प्रश्न है। इसका उत्तर देखते हैं। लैंगिक असमानता तथा उसका प्रभाव। संविधान में किसी भी प्रकार के भेदभाव को स्वीकार नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह धनी हो या निर्धन, किसी भी जाति का, किसी भी प्रदेश का, कोई भाषा बोलने वाला, स्त्री को या पुरुष, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, उसे उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा तथा उसे किसी भी अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? बालक एवं बालिका दोनों को समान रूप से देखना, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न करना, समाज में फैली विषमताओं को दूर करके सभी बच्चों को विकास का समान अवसर दिया जाना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा बालकों में समानता की भावना का विकास करे। इसके लिए आवश्यक है कि बालक बालिकाओं को एक स्तर तथा अनिवार्य निःशुल्क एवं सार्वभौम शिक्षा दी जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए समान गणवेश, समान बैठने के लिए स्थान तथा सभी के साथ समान व्यवहार करना आवश्यक है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जैसे खेल कूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभिन्न प्रकार की शैक्षिक गतिविधियों में बालक बालिकाओं की समान सहभागिता होनी चाहिए। धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग आदि किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रति समानता का व्यवहार करने से उनमें समानता की भावना विकसित हो जाएगी। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है जिससे पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्त के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुष के लिए समान वेतन तथा बच्चों के लिए गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो सके। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय ताप वृद्धि से क्या आस है? इस पर नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? क्योंकि 2019 में आया वो प्रश्न है। इसका उत्तर देखते हैं। भूमंडलीय ताप वृद्धि। तापमान वृद्धि ओजोन के क्षय के कारण सौर्य के विकिरण, पराबैंगनी किरणों का परिणामतः अवशोषण नहीं होगा। फलतः यह किरणें भूतल पर पहुंचकर तापमान में बढ़ोतरी करेंगी, जिससे प्रादेशिक व विश्व स्तर पर जलवायु में व्यापक परिवर्तन होंगे। इसके विपरीत कुछ लोगों का मत है कि ओजोन क्षय के कारण समताप मंडल में तापमान क्रिया कम होगी, जिससे भूतल काफ़ी अल्प हो जाएगा, जिसका भी जलवायु पर प्रभाव पड़ेगा। बर्फ़ का पिघलना। ध्रुवीय व पर्वतीय हिम चादरें भूतल के तापमान में बढ़ोतरी के कारण पिघलने लगती हैं। यह पिघलता जल जब समुद्र में पहुंचेगा तो इससे सागर जल तल ऊंचा होगा। परिणामतः सागर, तटीय नगर व स्थल भाग जलमग्न हो जाएंगे तथा हिमाच्छादित क्षेत्र हिमद्रवण से ऊपर उठेंगे, जिसका जलवायु पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। अगला है अम्लीय वर्षा का खतरा। ओजोन के क्षय के कारण परिवर्तन मंडल में हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स का संचयन अधिक होगा। परिणामतः अम्लीय वर्षा का खतरा बढ़ेगा। अगला प्रश्न है धूम्र कुहरे यानी स्मोक का बनना। भविष्य में ओजोन क्षरण के कारण पराबैंगनी किरणें में 5% से 20% तक की वृद्धि होने का अंदाजा है। पेड़ पौधे का पर विपरीत प्रभाव। भूतल पर ओजोन क्षरण से तापमान में वृद्धि से स्थलीय व जलीय दोनों वनस्पतियों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। पौधों की उत्पादकता में कमी आएगी। पौधे झुलस कर सूख जाएंगे। टमाटर, मटर, चुकंदर, आलू, सोयाबीन, सरसों आदि खूब प्रभावित होंगे। फसलोत्पादन कम होगा। मिट्टी की नमी में कमी होगी। जलीय भागों में फाइटोप्लैंक्टन, मत्स्य, अंडे, केकड़े आदि मर जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन के मरने के कारण मछलियों के आहार में कमी आने लग से वे मर जाएंगे, जिससे खाद्यान्नों पर दबाव पड़ेगा। इससे वनस्पतियों के जाति संगठन में भी परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न है महिलाओं के प्रति हिंसा के कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है स्त्री आज भी अनेक रूपों में हिंसा की शिकार है। यह मुख्यतः 2 रूपों में देखी जा सकती है। प्रथम, घरेलू हिंसा तथा द्वितीय, घर के बाहर हिंसा। घर में पति तथा उसके परिवार वालों द्वारा उसका शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न किया जाता है और घर के बाहर स्त्री के प्रति हिंसा में हिरासत में हिंसा, बलात्कार, यौन उत्पीड़न आदि मामले प्रमुख हैं। कठोर दंडात्मक व्यवस्था के अभाव के कारण अपराधी बच निकलते हैं। अगला है मूल्य का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। 2017 में आया हुआ प्रश्न है। मूल्य के लिए अंग्रेजी शब्द वैल्यू का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में यदि हम इसे श्री वैलियर से बना है। वैलियर शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ है योग्यता, उपयोगिता, उत्तमता, कीमत, महत्व आदि, जिसके द्वारा कोई वस्तु लाभदायक या सम्मान योग्य बनती है। इस प्रकार मूल्य शब्द का शब्दिकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्मानीय तथा उपयोगी सिद्ध हो जाए। यह गुण आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार का होता है। इसके अतिरिक्त मूल्य शब्द का दार्शनिक एवं शैक्षिक अर्थ भी है। दर्शन शास्त्र में मूल्य एक शुद्ध सूक्ष्म तत्व है। मूल्य की परिभाषा एक ऐसी विशेषता है जिसे वैज्ञानिक, सामाजिक, नैतिक या सौंदर्यात्मक विचारों के परिप्रेक्ष्य में उत्कृष्ट समझा जाता है तथा ये उस व्यक्ति में अंतर्निहित रहते हैं जो उसके विश्वास के अनुसार सुरक्षा एवं नैतिक सहायता प्रदान करते हैं, जो कि गुड ने कहा था। ठीक है, डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन। अगला है किसी व्यक्ति के लिए वे रुचिकर वस्तुएं मूल्य कही जा सकती हैं जिनके आधार पर व्यक्ति की रुचि एवं वस्तु में एक संबंध स्थापित हो जाता है, पर्सी ने कहा था। अगला प्रश्न है शिक्षा में जनसंचार की भूमिका का वर्णन कीजिए, जो कि 2017
22 में आया हुआ प्रश्न है। इसका उत्तर देखते हैं। भारत महान जन संवादियों का देश रहा है। विविधताओं वाले इस देश में एक साथ बड़ी संख्या में लोगों के बीच संदेश पहुंचाना एक समस्या रही है। जब टेलीविज़न अथवा इंटरनेट जैसे संचार के आधुनिक माध्यम उपलब्ध नहीं थे, लोग पारस्परिक संवाद के द्वारा ये सूचनाएं प्राप्त करते थे। इन स्रोतों में धार्मिक उपदेशक, मानव संवाद वाहक, व्यापारी, यात्री तथा दूसरे पारंपरिक माध्यम प्रमुख थे। इस प्रकार यद्यपि लंबे समय से सभी प्रकार के संचार रणनीतियों, मंडलों तथा प्रयोगों का प्रयोग हो रहा है, तथापि संचार के नए साधनों के उपलब्ध हो जाने से परंपरागत सूचना स्रोतों की लोकप्रियता कम हुई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम पेज नंबर 100 से आपको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिले रहे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।